नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और अब जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सीएम मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो वो सिरसा में भी प्रवास कर रहे हैं। लेकिन कैबिनेट की बैठक भी हाल ही में हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये आपको बता दें बैठक हुई। इस बैठक की अगर बात की जाए तो नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में हरियाणा सरकार ने 10,500 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने के लक्ष्य के साथ साल 2023-24 के लिए राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार ने देसी और भारत में बनाई जाने वाली विदेशी शराब पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की है। सरकार ने पर्यावरण व पशु कल्याण की मदद में 400 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए शराब पर खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है। खुदरा परमिट शुल्क से अर्जित होने वाले धन का उपयोग गौशालाओं व गायों के रखरखाव पर किया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शराब की बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध लगाया गया था। अब पंचकुला में भी श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। गाँव में गुरुकुल के आसपास शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी रहेगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि साल 2022-23 में आबकारी नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री, चोरी और तस्करी रोककर राजस्व में बढ़ोतरी हुई। वो है आज की कैबिनेट मीटिंग। तो मित्रों, आज की कैबिनेट मीटिंग में एजेंडा के 22 विषय थे और उस 22 विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हर वर्ष की भांति वो रहता है एक्साइज पॉलिसी। तो एक्साइज पॉलिसी हर साल बनती है। ये पहले तो 31 मार्च तक बना करती थी, लेकिन कोविड में इसका कुछ समय परिवर्तन हुआ था। उस नाते से अब ये हर वर्ष की पॉलिसी जून 11 तक खत्म होती है। जून 12 से नई पॉलिसी शुरू होती है। तो जून 12 से नई पॉलिसी शुरू होगी। आज अभी 1 महीने का समय जो है इस पॉलिसी के हिसाब से अब उनकी ऑक्शन होनी है या जो वेंडर्स तय करने हैं उस सारी प्रोसेस में लगेगा। और नया जो वर्ष है इस एक्साइज पॉलिसी का वो 12 जून से अगले साल की 11 जून तक ये रहेगा। और उसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें आज तय की गई हैं उसमें पहला विषय तो यही है कि हमारा जो पिछले वर्ष का यानी वर्ष भर का जो टारगेट था रेवेन्यू का, पहली बार वो 10,000 करोड़ रुपया पार होने जा रहा है। क्योंकि अभी उसमें 1 महीना बाकी है, तो उस 1 महीने का जो एवरेज के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए से लगभग 10,500 करोड़ रुपये पहुँच जाएगा। और पहली बार ये 10,000 करोड़ से ऊपर होगा। 2014 में 14-15 में जब हम सत्ता हमने संभाली थी उस समय ये लगभग 3200 करोड़ था। इन्हें 3 गुना से भी ज़्यादा ये रेवेन्यू हुआ है। और अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूँ तो ये 5 साल में भी दुगना हो गया है। उस समय भी लगभग 5,500 करोड़ था, तो ये दुगने के आसपास 5 साल में यानी पहुँचा है। 5 साल यानी ये अब से 5 साल यानी ये है 2023 का, तो 2018 का यानी पिछली टर्म से भी 1 साल पहले का। तो एक अच्छी जो हमारी प्रोग्रेस है, प्रगति है, इसमें से ही व्यवस्थाओं को पता लगता है कि व्यवस्थाएं हमने खूब अच्छी की हैं। बावजूद इसके कि कुछ शिकायतें बीच में जो आती रहती हैं, उन शिकायतों का निवारण कैसे करना, उस पर कैसे शिकंजा कसना, वो हर वर्ष आगे हम बढ़ते हैं, उन चीज़ों को ठीक करते हैं। तो इस नाते से इन चीज़ों को ठीक करते हुए और हमने अपना ये रेवेन्यू बढ़ाया है। लास्ट ईयर बताया 10,000, तो इस बार 11,500 करोड़ का टारगेट है। वो तो उससे पिछले साल से, हाँ, तो 23%। इस बार भी ये 15% आंकड़ा आंक करके चल रहे हैं कि 10,000 करोड़ से 11,500 करोड़ रुपया ये आएगा। लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि साल भर में
क्योंकि ये चीज़ एकदम बहुत एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एकदम फिक्स चलती है ऐसा नहीं है, कई चीज़ में अदल बदल होती रहती हैं, लेकिन फिर भी न्यूनतम जो है हमारा 11,500 करोड़ का टारगेट है। इसके ऊपर बहुत कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका डिपेंड करता, तो मुझे लगता है उससे बढ़ जाएगा। अभी तक कुरुक्षेत्र ऐसा नगर था जिसको हमने इन चीज़ों से एक प्रकार से होली सिटी के नाते से उसका दर्जा था, पवित्र एक शहर के नाते से, अब उसमें हमने पंचकुला भी जोड़ दिया। तो मनसा देवी, माता मनसा देवी के मंदिर के नाते से तो पंचकुला का भी एक एरिया उसमें तय किया कि वहाँ भी शराब के ठेके नहीं होंगे। पंचकुला का एक एरिया तय करेंगे, मनसा देवी के आसपास का कुछ एरिया है, 3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर ऐसा कुछ तय किया है, तो उसकी बाउंड्री तय हो जाएगी। हाँ, यानी घग्गर पार नहीं है। इनको अंकित जी को चिंता हो गई। इसी में इस बार का जो कुल अधिकतम संख्या जो पिछले बार डीलर्स जो बने थे हमारे रिटेल के दुकानें, वो 2500 के आसपास थी। इस बार हमने टारगेट 2400 का रखा है, 100 कम रहेंगे। बहुत जगह से ऐसी डिमांड्स आ रही हैं कि गांव में उनमें ठेके न खोले जाएं, उन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए तो आंकड़ा ये लगभग 2400 तक जाएगा। मतलब हम उसमें कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लोगों की डिमांड के हिसाब से। जिन गांव में पहले कन्या गुरुकुल थे उनमें शराब की दुकानें नहीं खुलती थी, लेकिन इस बार कन्या शब्द हटाकर कोई भी टाइप का गुरुकुल है उस गांव में वो शराब का ठेका नहीं खुलेगा। तो कुछ गांव तो इसलिए भी कट जाएंगे, और अगर आगे किसी गांव में शराब नहीं लोग चाहते हैं तो उनका प्रस्ताव आना और ये करना वो करना, उसकी वजह सिंपल रास्ता ये है कि एक गुरुकुल का स्कूल शुरू करें तो शराब का ठेका अपने आप बंद हो जाएगा। पर्यावरण के नाते से एक निर्णय लिया है कि पहले कुछ बोतलें तो शीशे के गिलास में आती थी और कुछ प्लास्टिक की पैक, जो PET पैट होता है, तो प्लास्टिक में उनकी सप्लाई होती थी। लेकिन अब इस बार एक हम सोच रहे हैं कि फरवरी 29, इस बार फरवरी 29 आएगा 2024, तो 29 फरवरी के बाद यानी 1 मार्च ऑनवर्ड्स ये सारा प्लास्टिक की बजाय शीशे की बोतलों में ही सप्लाई होगा, चाहे कोई भी साइज हो शराब का। तो इसलिए पर्यावरण के नाते से नो प्लास्टिक, इस नाते से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। रिटेल जो परमिट फीस है, उस परमिट फीस में एक नया हमने वेलफेयर फंड, एनवायरमेंटल एंड एनिमल वेलफेयर फंड, इसको लगाया है और इसमें लगभग 350 से 400 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिलेगा। और ये 400 करोड़ रुपया विशेष काम के लिए उपयोग करेंगे, जिसकी घोषणा मैं बजट में कर चुका हूँ। 400 करोड़ रुपया मालूम है ना, इसीलिए एनिमल वेलफेयर फंड, हाँ, इस नाते से वो 400 करोड़ का उपयोग करेंगे ताकि हम ऐसे जो बेसहारा पशुधन हैं उसको सड़कों से मानो उसको वहाँ से उठा करके और कहीं ना कहीं उनके लिए आहते बनाए जाएं और उसमें उनका यानी रखना, उनकी व्यवस्था, उनके चारे की, उनकी बाकी चीज़ें हो सकें ताकि एक बड़ी समस्या से हम निजात पा सकें। पहले गांव में 4000 की आबादी तक एक वेंड और इससे ऊपर 2 वेंड भी, यानी वेंड का मतलब जो सब वेंड यानी उपठेका, ये खोलने का प्रावधान था। उसको हमने 2 के बजाय 1 ही कर दिया है कि 1 ही सब वेंड होगा गांव में, 2 नहीं होंगे। तो इसलिए इस पर भी थोड़ा हमने कंट्रोल किया है। इस नाते से आज एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 14.29 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 14.29 को हटा दिया गया है, जिससे हैंडीसाइड मेमोरियल फंड और सैंडर्स चांदन सिंह फंड को समाप्त कर दिया गया है और कॉपर्स को पुलिस कल्याण फंड में मिला दिया जाएगा। नियम 1934 में एक फंड बना हुआ था और उस फंड का नाम था हैंडीसाइड फंड, सैंडर्स फंड। ये 2 फंड चल रहे थे जो पुलिस के पास होते थे। अब नाम रखे हुए किसी का कभी ध्यान नहीं गया। और ये फंड्स कौन से हैं जिनके नाम से रखे हुए हैं? जलियांवाला बाग में जो सैंडर्स का नाम आता है,
उसके नाम से, अंग्रेजों के नाम से फंड चल रहे थे। तो हमने इसका एतराज़ जताया कि इस प्रकार के फंड्स का क्या मतलब हुआ। इसलिए आज विधिवत उन दोनों फंड्स के समाप्त करके उसी में डाला जाएगा। इसलिए 2 हैंडीसाइड फंड और सैंडर्स फंड इनको समाप्त किया गया है। एक हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ऑडिट ये बनाया है। अभी तक जो सीएजी यानी जो अटॉर्नी जनरल, जो ऑडिटर जनरल का एक ऑफिस होता है, वो सभी स्टेट्स के फंड्स का ऑडिट करता है, लेकिन उसमें लोकल जो बॉडीज़ हैं उसका ऑडिट शामिल नहीं होता। हम स्पेशली कहें तब को जाके करते हैं, अन्यथा नहीं। अब हमने एक अपना लोकल जो ऑडिट फंड है वो बनाया, स्टेट ऑडिट फंड। तो स्टेट ऑडिट फंड में अब उसके अंदर चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे हमारी कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जितने हमारे स्थानीय अथॉरिटीज़ हैं, और इन सब पीएसयूज जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार की जो हम वित्त पोषित करते हैं, उनको कोई भी हम अनुदान देते हैं, उसमें स्थानीय इकाई भी आ गई, पंचायतें भी, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम, जिला परिषद, ये सब इकाइयों का भी अब ऑडिट ये जो स्टेट ऑडिट अथॉरिटी ये करेगी। डिपार्टमेंट, स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट के माध्यम से ये सब होगा। तो इसके लिए अलग से व्यवस्था ये बनाई जाएगी, ये भी हमने। और ये फेसलेस ऑडिट होगा जो आईटी पोर्टल के माध्यम से ज़्यादातर स्थानों पर, जैसे खास करके हमने जो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया है, उस पोर्टल का भी ऑडिट, वो कहीं का भी ऑडिट, कहीं दूसरे स्थान का ऑडिट भी ऑटोमेटिक कर सकता है। वो अचानक उनको किसी भी स्थान का और कंप्यूटर के द्वारा ही असाइनमेंट मिलेगी कि आपने इस जगह के सारे ऑडिट को करना है। मानो एक ऑडिटर अम्बाला में बैठा हुआ, वो पलवल का भी ऑडिट कर सकता है। एक झज्जर में बैठा हुआ ऑडिटर कैथल के लोगों, कैथल के अकाउंट्स का भी ऑडिट कर सकता है। तो सब ऑनलाइन ऑडिट होगा। तो इससे एक सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही ये सुनिश्चित होगी। गांव में ग्राम सचिवों की संख्या बढ़ाई गई है, कार्डर वाइज इन्हें बांटा भी गया है और नई भर्ती भी होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में 6 नए उपमंडल मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल चौधरी और जुलाना बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में उप तहसीलों, उपमंडलों और जिलों के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक स्तर पर तालमेल लाना और सेवाओं का बेहतर वितरण है। जो नए सब डिवीज़न हैं उनकी जिनकी डिमांड आ रही थी, ऐसे 6 नए सब डिवीज़न ये बनाए हैं। उन 6 नए सब डिवीज़न में मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना और छछरौली, ये नए सब डिवीज़न बनाने के लिए भी हमने प्रस्ताव पारित किया है। इस समय इतना ही है कि पहले 2.5 लाख तक की पॉपुलेशन के जो बनते थे, बाद में विचार करके कुछ और जो जोड़ने के लिए एक रिलैक्सेशन दी गई है कि 2 लाख से ऊपर आबादी के भी एरिया को सब डिवीज़न बनाया जा सकता। तो उसमें 6 जो हैं उसके अंदर करते हैं, एलिजिबल होते हैं। 2 ऐसे भी हैं जिनकी डिमांड तो थी लेकिन एलिजिबल नहीं हुए हैं, वो बुआनीखेड़ा और कलानौर। उनकी जनसंख्या अभी भी कम बैठती है। आसपास के गांव जो बाकी हैं उनकी सहमति नहीं अभी बनी है। तो जैसे उनकी भी जनसंख्या पूरी होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। HSMITC के कर्मचारी जिन्होंने बुजुर्ग अवस्था पेंशन भी ली, जिनका पिछला बकाया 1/10/20 से एरियर के साथ मिलेगा, उन कर्मचारियों से 1 साल पहले तक की पेंडेंसी बिना ब्याज दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन तथा इसके अंतर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम के अंतर्गत 25 परियोजनाएं और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन स्कीम के तहत 15 अतिरिक्त परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। ये हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसको मैंने भी लगातार उसको मैं रिव्यू भी करता हूँ। जो कुछ उसमें कमी दिखती है या जो उसका जो रूट जो उसका मैप करना होता है, उसकी ट्रैकिंग सिस्टम, वो सारा बनवाया है ताकि नीचे के अधिकारी पर भी ये चीज़ अपने आप पहुँच जाए और वो उसको जिसको रिजॉल्व करना है, जिसने ओन किया है,
उसको ऑन करने के बाद टाइमलाइन वो बताते हैं कि इस काम में इतने दिन लगेंगे, और वो दिन उसमें चढ़ाता है। और उतने दिन के बाद फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको हम यानी उसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं कि इतने दिन में हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उससे पूछताछ होती है। तो ये सारा एक सिस्टम बना है। इस सिस्टम के माध्यम से गांव के आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व होंगी। उसके बताए हुए काम, इसमें किसी भी प्रकार का काम आएगा, चाहे वो ग्रीवेंस हो, चाहे वो सुझाव हो, चाहे वो डिमांड हो। इवन ट्रांसफर्स की भी कई ऐसी एप्लीकेशन लोग दे देते हैं, वो हमारे ट्रांसफर डिपार्टमेंट को चली जाती है। वो उसका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के हिसाब से उसको उत्तर जाता है, भी ऑनलाइन है। और जो ऑनलाइन नहीं है, मैनुअल ट्रांसफ़र है, वो मैनुअल ट्रांसफ़र उसकी इच्छा के हिसाब से हम करते हैं। तो मोटे तौर पर पब्लिक यानी जो सिटीज़न सेंट्रिक ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, ताकि सिटीजन कोई भी बात अपने गांव में, अपने घर में बैठे बैठे हमको भेजे और हम उसका काम करके उसके घर में उसको बता सकें। रोहतक की पहरावर की जमीन पर भी कैबिनेट की बैठक में मंथन हुआ। बैठक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा रोहतक को नगर निगम रोहतक की भूमि 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों में BCA के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर मोहर लगा दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में पिछड़े वर्गों का राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एक विषय कल का वैसे तो वह सारा आप लोगों के सामने आ ही चुका है, वो है आने वाली नगर पालिकाओं में, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें SC BCA इसका जो रिजर्वेशन का मामला है, जो BC कमीशन ने हमको एक रिपोर्ट जो बना के दी थी, उनके जिम्मे था कि भी ये रिजर्वेशन का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या प्रकार होना चाहिए। तो उन्होंने BCA का रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। उसके आधार पर कल हमने वो रिपोर्ट स्वीकार की थी। आज अल्टीमेटली उसका फाइनल, क्योंकि उसमें वैसे एक्ट बनता है, लेकिन एक्ट बनाने के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा सेशन का, लेकिन चुनाव जो कि हम चाहते हैं जल्दी हो, इसलिए उसके ऑर्डिनेंस के लिए हम जो एक प्रस्ताव आज पारित करके और गवर्नर साहब को भेजेंगे ऑर्डिनेंस के लिए, ताकि वहाँ से ऑर्डिनेंस होते ही फिर उसके चुनाव का रास्ता वो साफ हो सके। वही जो कल की चीज़ है कि उसमें कुल हरियाणा में जितने भी सीटें हैं मेयर की अथवा नगर पालिका, नगर परिषद के चेयरमैन की, अलग अलग 8% संख्या जहाँ हाईएस्ट आबादी है वो उनको रिजर्व करेंगे। और इसी प्रकार वार्डों में भी जहाँ जितनी आबादी है उस आबादी के 50% के बराबर सीटें होंगी, और वो सीटें भी जो हाईएस्ट नंबर उससे डबल, यानी अगर 3 सीटें रिजर्व हैं तो 6 बैकवर्ड क्लास A की ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस 6 नहीं 3 गुना, 3 की 9, और 9 में से फिर 3 का लॉटरी निकाल करके वो करेंगे। बाकी बची हुई फिर अगली बार टर्म में से बाकी 6 में से 3, फिर तीसरी बार जो है तीसरे राउंड की पूरी करना। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन का विषय किया है। टोटल रिजर्वेशन SC और BCA मिलाकर ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों को मिलाकर के सपोज 50 से ज़्यादा होता है तो कम करने के लिए अगर करना पड़ेगा तो BCA की सीटें कम हो जाएंगी, SC की नहीं होंगी। अगर मानो BCA की 6 बनती हैं और SC की 48 बनती हैं, यानी परसेंटेज के हिसाब से, तो 54% में 50% रखने के लिए BCA को 2% मिलेगा, 48 और 2%। तो इस प्रकार से ये एक प्रावधान किया गया है। SC की सीटें जितनी बनती हैं पहले से वही रहेंगी। BCA की 50 में से अगर नीचे गुंजाइश है तो उनको मिलेंगी, और दोनों मिलाकर के भी 50 से बहुत कम रहती है तो सारी मिलेंगी। तो ये एक प्रावधान उनके वार्डों में भी, और जो उनके चेयरमैन और मेयर उनकी सीटों के लिए ये किया गया है। इसका अगला जो काम है वो चुनाव से पहले अध्यादेश होना, अध्यादेश के बाद वार्डबंदी, अध्यादेश ही कहेंगे ना उसको, ऑर्डिनेंस, उसके बाद वार्डबंदी, और उसके बाद रिजर्वेशन, उसके बाद चुनाव। ये सारे काम मुझे लगता है बहुत जल्दी हम करा लेंगे। कुल मिलाकर कैबिनेट में 22 विषय रखे गए थे। इनमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। बैठक में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला समेत कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहे।
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो वो इन दिनों अपने जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, चौथे चरण के मुताबिक वो सिरसा पहुंचे और सिरसा की अगर बात की जाए तो पहले दिन सीएम मनोहर लाल यहां पर एक्शन मोड में भी नजर आए और साथ ही क्षेत्रवासियों की उन्होंने समस्याएं भी सुनी, सौगातें भी दी और साथ ही आपको बता दें कि जितनी भी शिकायतें अधिकारी या कर्मचारियों की मिल रही थी उनको कड़ी फटकार भी लगाई, कड़ी कार्रवाई भी उनकी तरफ से देखने को मिली। तो पहला दिन कैसा रहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा में जनसंवाद का, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा दौरे पर हैं। सिरसा में अलग अलग गांव में जाकर सीएम मनोहर लाल लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और ज्यादातर समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट ही कर रहे हैं। सीएम के जन संवाद कार्यक्रम का ये चौथा चरण है। इससे पहले भी सीएम भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र में जन संवाद कर चुके हैं और खास बात ये भी है कि मुख्यमंत्री खुद लोगों से भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहे हैं और अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ ऐसी शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक छतरिया गांव के नहरी पटवारी नरेश के खिलाफ शिकायत मिली तो सीएम मनोहर लाल ने तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा में जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। पहला दिन काफी सफल रहा। पहले ही दिन एक्शन मोड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिखाई दिए। जन संवाद का चौथा चरण, सीएम मनोहर लाल का जन संवाद कार्यक्रम। भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र के बाद अब सिरसा में जन संवाद। मुख्य रूप से 9 गांव में जन संवाद का कार्यक्रम। कई परियोजनाओं की दे रहे सौगात। सीएम का गांव में ही रात्रि ठहराव। पहला दिन खैरका, बड़ा गुड़ा और कालावली में सीएम ने सुनी समस्याएं, जनता की समस्या का किया निवारण। पहले दिन एक्शन मोड में दिखे सीएम मनोहर लाल। छतरिया गांव के रिश्वतखोर नहरी पटवारी नरेश को तुरंत सस्पेंड करने के दिए निर्देश। नशों को लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों को किया सचेत। जो नशा सप्लाई करता है उसकी शिकायत करने की अपील। सीएम ने कहा, नशा सप्लायर के नाम की गुप्त पर्ची दो। दूसरा दिन 14 मई को डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाएंगे सीएम। तीसरा दिन 15 मई को रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव में करेंगे जन संवाद। किसी फरियादी ने सीएम से अपील करते हुए कहा कि हमारा काम कर दोगे तो बीजेपी नेता को विधायक बनाकर भेज देंगे। इस पर सीएम मनोहर लाल ने नाराजगी जताई और कहा कि वोट की कंडीशन पर काम करवाने की बात करना ठीक नहीं। काम भले ही सारे ले लो, वोट दो या मत दो। ये करना चाहिए कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं करना तो ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं करना है जी, ये भी सारे काम तुसी करने हैं जी, पहला भी करे हुण भी करने हैं। दूसरा है हाँ जी, ਘੱਗਰ ਡਰੇਨ। हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਨਾ। हाँ जी, हाँ जी, आ कर दो जी। बस ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾਤਾ ਇਧਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਡਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 1,30,750, फिर 1 ਲੱਖ, फिर 14,100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਤੱਕ ਆਰਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। बड़ा कोड़ा, सुरतिया, झोड़लोही, बीरवाला गुड़ा। हाँ जी, 25 पिंड है जी। बुर्ज भंगो 25 पिंड है जी टोटल। चली वो होर भी ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਘੱਗਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਡਰੇਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਮਐਲਏ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੋਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਰੇਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ, ਬਸ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ 12.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹमें डिपार्टमेंट देख के और कराने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी साफ है, सीएम मनोहर लाल के जन संवाद कार्यक्रम का मकसद वोट बटोरना नहीं
बल्कि जनता के हित में काम करना है, जनता की समस्या का समाधान करना है। और इसलिए सीएम मनोहर लाल हर जिले में गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।